हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? घर पे सुरक्षित होंगे? ऐसी आशा के साथ आज वापस एक बार मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए रैंक कोरिलेशन के सम्स लेकर। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज मैं सम नंबर 6 से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, सम नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 सॉरी 2.3 of GSEB textbook. Okay, so let's get started. क्वेश्चन नंबर 6 आप रीड कर लो मेरे साथ। क्या कहते हैं? Two interviewers gave the following scores to the candidates on the basis of their performance in the interview. Find the rank correlation coefficient between the evaluation of two interviewers. अलग अलग दो इंटरव्यूअर्स ने मार्क्स दिए हुए हैं अलग अलग कैंडिडेट्स को. देर आर हाउ मैनी कैंडिडेट्स? देर आर 8 कैंडिडेट्स एंड देर आर हाउ मैनी इंटरव्यूज़? देर 2 इंटरव्यूअर्स आर देर. और दोनों ने ही अलग अलग मार्क्स दिए हुए हैं और हम लोगों को ये जो मार्क्स दिए हुए हैं इसके ऊपर से क्या करना रहेगा, उनको रैंक देना रहेगा. एंड देन आफ्टर वी कैन जस्ट फाइंड आउट द रैंक कोरिलेशन बिटवीन दिस 2 इंटरव्यूअर्स. गॉट इट? ओके, सो एक्स दिया हुआ है हमको कुछ इस तरीके से. कैंडिडेट्स के नाम लिखना ऑप्शनल है. मैं 2 लेक्चर में आपको लिखवा रही थी, अभी मैं नहीं लिख रही हूँ. आप लोग लिखना चाहते हो यू में राइट. 28, 44, 10, 28. फ्रेंड्स, बी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग द एक्स एंड वाई, बिकॉज अगर आप देख देख के इसमें गड़बड़ी करोगे तो फिर आपका पूरा जो क्वेश्चन का आंसर है वो गलत होने वाला है. ठीक है, सो आपको क्या करना पड़ेगा कि कंपलसरी आपको अच्छे से पूरा कंसंट्रेशन के साथ इसमें ध्यान देना पड़ेगा. जब आप एक्स एंड वाई लिख रहे हो उस टाइम पे आपकी आइज़ भी ओपन होनी चाहिए एज वेल एज आपका माइंड भी ओपन होना चाहिए. पूरा सम करते टाइम पे आइज़ बंद रखोगे तो चलेगा, क्योंकि अपना माइंड चलेगा तो और किसी चीज़ की वहाँ पर ज़रूरत नहीं रहेगी. 47, 35, 19, 40. टोटल मत करना, ये स्पीयरमैन की मेथड है जिसमें एक्स एंड वाई के टोटल की ज़रूरत नहीं रहती है. 32, 45, 25, 32, 41, 32, 24 एंड 38. ओके, अब हमारा काम रहेगा आर ऑफ एक्स एंड आर ऑफ वाई. लेट्स सी आर ऑफ एक्स में क्या होता है, कौन सबसे बड़ा है? 47, देन 40, नो 44, then 40, then after 35, then after 28. 28 दो बार है. That means यहाँ पर रैंक रिपीट करने पड़ेंगे. कौन कौन से रैंक रिपीट हो रहे देखो. तो मैं यहाँ पे पहुँची हूँ 4 तक, ध्यान देना. अब 28 एंड 28 मतलब कि 5 एंड 6 दो रैंक मुझे रिपीट करने पड़ रहे हैं. डिवाइड बाई 2, सो 11 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 5.5. मैं दोनों को ही 5.5 का रैंक दे रही हूँ. अब मैं कौन से स्टार्ट करूँगी देख लेना. आप लोगों से गलती से हमेशा ये होगा कि आप 6th रैंक से स्टार्ट कर दोगे, बट आपको 6th रैंक ऑलरेडी आप दे चुके हो. अब आपको 7 से स्टार्ट करना है एंड 7 नंबर ऑब्वियसली गोज़ टू 19 एंड देन 10, 8. डन. तो आर ऑफ एक्स हमने कर लिया. अब अपने आर ऑफ वाई करते हैं. तो उसमें सबसे हाईएस्ट कौन है? 45 रैंक 1, देन आफ्टर 41 रैंक 2, देन आफ्टर 38 है ना, यस 3. देन आफ्टर 32 देख लो, 1, 2, 3 बार रिपीट हो रहा है.
राइट। तो कौन कौन सा रैंक रिपीट हो रहा है, देखो कहाँ पहुँची मैं, 4, 3 जने मतलब 4 + 5 + 6। माइंड इट वेरी वेल, नई चीज़ आई है। 2 रिपीट होते हुए देख लिए थे हमने, अब हमें 3 देखने हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल 4 + 5 + 6। इधर 2 थे तो डिवाइड बाई 2 किया था, इधर 3 है तो डिवाइड बाई 3 करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग देखो कि क्या टोटल हो रहा है इसका, 4 + 5 and +6, 4 + 6 10 + 5 15 डिवाइड बाई 3 = 5। सो मेरे को क्या करना है कि तीनों 32 को 5 रैंक दे देना है। समझ में आया? फिर से एक बार, 32 32 32 3 बार रिपीट हो रहा है। और अब मैं रैंक पे पहुंची हूँ 4, तो यहाँ से 32 से मुझे 4 रैंक लेने हैं, 3 रैंक लेने हैं, बिकॉज 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो मैं 4 5 and 6 ये तीनों को ले रही हूँ, इनका टोटल कर रही हूँ और उसको डिवाइड बाई 3 कर रही हूँ, दैट इज़ एवरेज ऑफ 3 रैंक। 5 मिला, तीनों को मुझे क्या करना है, 5 का रैंक दे देना है, 32 32 and 32। देन आफ्टर 25 है एंड 24 है, तो मैं अब रैंक 7 से स्टार्ट करूँ। 25 को मैं दे दूँ 7 एंड 24 को मैं दे दूँ 8। इज इट क्लियर? अगर समझ में नहीं आया, एक बार वापस 10-20 सेकेंड को वीडियो पीछे ले लो और फिर से देखो, ठीक है। तो वेरी क्लियर हो जाएगा। अब 2-3 बार रिपीट करोगे तो अपने माइंड में एकदम ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना है, अब तो बहुत आसान है। r(x - r(y), 5.5 - 0, सॉरी 5 तो 0.5, 2 - 1 1, 8 - 7 1, 5.5 - 5 again 0.5, 1 - 2 - 1, 4 - 5 - 1, 7 - 8 again -1 and 3 - 3 0। ये 1 1 and 1 माइनस 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 है तो प्लस हो गए -3 एंड ये 1 and 1 2 एंड ये 0.5 and 0.5 1, मतलब इधर भी 3 प्लस हो गए। सो 3 - 3 0, बहुत ही ज़रूरी स्टेप है ये। देन आफ्टर d² हमको करना है इसका स्क्वायर, तो 0.5 का अब तो आपको आ जाना चाहिए, ऐसे ही नहीं आता आप कैल्सी में भी कर लो। देन आफ्टर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, बहुत प्यारे प्यारे सम्स है ये, देखो कैसे अच्छे अच्छे बिना कैल्सी फटाफट से हो रहे हैं। 0.25 इंटू 0.25 मतलब 0.5 एंड ये 5, मतलब कि आंसर आया इसका 5.5। रेडी? तो अब हमको करना पड़ेगा इसका करेक्शन फैक्टर फाइंड। तो करेक्शन फैक्टर फाइंड करने के लिए हमारा वही रहेगा जो मैंने कल सिखाया था, ऑब्जर्वेशन रिपीटेड। ऑब्जर्वेशन रिपीटेड, कौन रिपीट हो रहा है भाई? तो ये वाली कॉलम में रिपीट हो रहा था 28 एंड ये वाली कॉलम में रिपीट हो रहा था 32। फिर मुझे चाहिए नंबर ऑफ रिपीटेशन, नंबर ऑफ रिपीटेशन। तो कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है? तो 28 कुछ 2 टाइम्स एंड 32 3 टाइम्स, तो ये हमारा बन जाता है भाई m, ठीक है। एंड लास्ट वाली कॉलम हमको चाहिए m³ - m डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई 12। अब 2 का क्यूब होता है 8, माइनस करो 2 तो हो जाएगा 6, 6 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल्स टू 0.5। 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, इंटू 3 27, -3 मतलब 24, 24 डिवाइड बाई 12 मतलब 2, ठीक है। आपको हर बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, ये अलग अलग नहीं होता। आपको देख लेने का कि 2 बार रिपीट होता है तो 0.5 ही आता है और 3 बार रिपीट होता है तो 2 ही आता है। फिर भी याद नहीं रखना है, दिमाग में कचरा नहीं डालना है, तो हर बार कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ठीक है। जिसके दिमाग में जितनी स्पेस है उसके हिसाब से स्टोर करो, बाकी का जो है आप खुद से हर बार लेबर वर्क किया करो, ठीक है। सो मेरा करेक्शन फैक्टर हो गया इसका टोटल, दैट इज़ 2.5। डन। अब मुझे क्या करना है, फार्मूला रख देना है भाई, और क्या करना है। r इज इक्वल्स टू 1 - 6 इंटू सिग्मा d² प्लस CF, n
एन स्क्वायर माइनस 1। अब आप लोग ना प्लस सी एफ कभी नहीं भूलोगे। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पूरा सम करवा के बाद में सी एफ ऐड करवाया, तो आप लोगों को हमेशा याद रह जाएगा कि भाई सी एफ ऐड करना है। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर माने तो 5.5 एंड सी एफ 2.5 एंड क्या है भाई 8 और 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 माइनस 6 इंटू 5.5 प्लस 2.5 मतलब आई गेस 8 एंड चाहे तो हम 8 को कट भी कर सकते हैं, नीचे भी 8 है एंड देन 6 डिवाइड बाय 63 कर लो। यस हमें तो आंसर लाना है कैसे भी, ठीक है। तो यस 8 को कैंसिल करके 6 डिवाइड बाई 630 भी कर सकते हो, कर दो, या फिर 48 डिवाइड बाई वो करना है तो वो भी कर सकते हो, एज यू विश, कुछ भी करोगे आंसर तो सेम ही रहना है। 0.95 समथिंग कुछ आ रहा है, तो मैं अभी इतना ही रखती हूँ एंड आंसर आ जाता है मेरा 0.91। यस इसके बाद 5 है, तो आप चाहो तो इसको पूरा 0.1 भी कर सकते हो। तो 0.1 अगर कर रहे हो तो आपका आंसर 9 वो 0 आएगा, और अगर आप यही 0.9 रखते हो तो 9.1 आएगा। इधर 9 के पीछे 5 आ रहा है, सो आपको अगर करना है राउंड ऑफ कर भी सकते हो, नहीं करना नहीं भी करोगे आंसर चलेगा। ये शायद से बुक में 90 होगा, बट बिलीव मी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी सही है वो भी सही है। देखो ऐसे ही अगर आपको ऐसे करना है तो 1 माइनस 0.1 भी कर लो तो भी आंसर आपका क्या आना है 0.9। क्लियर? ओके डन। देन वी शुड मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। भाई क्वेश्चन नंबर 7 से तो कुछ भी इजी नहीं है, बहुत इजी वे में दिया हुआ है, बट आपको दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम है। तो देखो क्या कहते हैं, 10 कंटेस्टेंट, मतलब सीधा पता लगना चाहिए n इज इक्वल्स टू 10 है, आर रेंट इन द ब्यूटी contest by 2 judges and the sum of square of difference in their rank is found to be 214। अब सम दिया है सो सिग्मा लिखूं, और सम काई का तो बोले स्क्वायर का, ठीक है, तो मैंने स्क्वायर भी कर दिया, बट किस चीज़ का स्क्वायर, तो देखो क्या बोला, डिफरेंस इन दैर रैंक, मतलब आर ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ वाई, क्या है भाई ये सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर। कोई है सिग्मा क्या आपके ग्रुप में, तो बोल देना उसको सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 214। फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब आपको बोलना चाहिए मैम हम खुद से कर लेंगे, आ जाएगा, बोलेगे तो नहीं, कभी नहीं बोले आज तक, तो अब क्या बोलोगे भाई, करवा देती हूँ। 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर, बट IMP सम है एंड अगेन बहुत इजी है। अरे भाई मैं करे जा रही हूँ, समझ में तो आ रहा है ना आपको। हाँ 6 इंटू 214 ये करना है, एंड ये है 10 इंटू 99, तो 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया 1284 आया, एंड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 990, इन दोनों का डिवीजन करना है 1 2 यस इन दोनों का डिवीजन आ रहा है 1.2970 ऐसा कुछ, राइट।
तो ये ना 30 हो जाए। देखो 9 के बाद 7 है तो ये ऑब्वियसली राउंड ऑफ होगा तो ये 29 के बदले 30 हो जाएगा। गॉट इट। तो मेरा आंसर आ रहा है -0.30। डन भाई, समझ में आया। 1 में से 1 पॉइंट समथिंग माइनस करोगे तो आंसर माइनस में आना है डेफिनेटली। और यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, किसके बीच का ये रैंक को रिलेशन है, बिकॉज हमको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड नहीं की। अरे नहीं की थी ना, ब्यूटी कॉन्टेस्ट है 2 जजेस के बारे में। मतलब इधर ना 2 जजेस पूरे उल्टे हैं भाई, है ना। दोनों कुछ पता नहीं अलग हिसाब से रैंक दे रहे होंगे, तो हमारा आंसर जो है नेगेटिव को रिलेटेड आया है। बट हमको इंटरप्रिटेशन का नहीं बोला, डॉट डपन नहीं करने का, ठीक है। या सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि वीक रिलेशन है प्लस नेगेटिव रिलेशन है, ऐसा बोल सकते हैं। बोलना हो तो ठीक है, कुछ कम बोले लोग हैं, नहीं बोलना चाहते मत बोलो भाई, मेरा कुछ नहीं जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थोड़ा क्या है कि ट्रिकी सम है, बट यस मैं बोलूँगी कि मोस्ट IMP है। और अगर स्टार्स देने रहे मैं इसको 3 स्टार्स देना चाहूँगी। मतलब कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको 110% इस सम को देख के जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम में ना लोचा कुछ मार के ही आओगे। सो ऐसा नहीं है। चलो बाकी के सम्स कैसे हैं, आपने अभी कर लिए, होमवर्क कर लिया, फार्मूला लर्न कर लिया, एग्ज़ाम के टाइम पे एक बार फार्मूला देख लिया, चल बस अरे सॉरी चल बस नहीं, चल दिए एग्ज़ाम देने, ऐसा। तो बट ये वाला सम ऐसा है कि आपने फार्मूला कर लिया और अभी होमवर्क कर लिया, उसके बाद भी एग्ज़ाम के टाइम पे आपको देखना पड़ेगा। सो आप इसको रेड पेन से मार्क कर सकते हो, ठीक है। मैं हमेशा जो भी एग्ज़ाम के टाइम पे आपको रीड करना है वो रेड पेन से मार्क करवाती हूँ, क्योंकि वो हमेशा हमारी आई कैचिंग होता है, हमेशा हमें पहले दिख जाता है। तो एग्ज़ाम के टाइम पे जब पन्ने उल्टा रहे हो तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, इसको पहले देख सकते हो। पढ़ो आप, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। द कोएफिशिएंट रैंक कोरिलेशन ऑफ द मार्क ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट। अगेन मुझे n मिल गया है 10 स्टूडेंट्स, दैट इज n इज इक्वल्स टू 10। उसके बाद इन 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट वॉज फाउंड टू बी 0.5। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, दैट मीन्स कि मुझे r ऑलरेडी इधर दिया हुआ है 0.5। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? फिर से पढ़ लो ऐसा हो तो। द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन मतलब क्या होता है, r ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट वॉज फाउंड टू बी 0.5, ठीक है। Later on it was found that one of difference of the rank of the student was 7, but it was taken as 3। देखो क्या हुआ कि हमने एक डी ना गलत ले लिया। क्या गलत ले लिया, 3 गलत ले लिया। इट वॉज टेकन 3, बट ये क्या है, गलत है। और हमको लेना क्या था इसके बदले, 7। एक रैंक का डिफरेंस 7 था जो हमने गलती से ले लिया 3। क्या आप लोग भी यही समझ रहे हो पढ़ के जो मैं इंटरप्रेट कर रही हूँ? अगर नहीं कर पाते हो देन आप अगेन एक बार फिर से रीड कर लो और क्या इससे रिलेट आप हो सकते हो देख लो। अरे भाई टाइम दिया मैंने रीड करने का अगेन। ओके हो गया, शायद आपको समझ में आ गया। नहीं आया आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं अगेन एक बार फिर से ये एक्सप्लेन कर दूंगी। फाइंड द करेक्टेड वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। करेक्टेड वैल्यू मतलब हमें फाइंड करनी है। एक्चुअली क्या है देखो, n इज इक्वल्स टू 10 है, r दिया हुआ है, बट बोल रहे हैं कि d जब हमने लिया ये r को फाइंड करते टाइम पे, तब गलती से हमने क्या किया कि 7 ले लिया, नो गलती से 3 ले लिया जबकि हमें लेना था 7। बट एज यू नो कहीं पे भी क्या हम d यूज़ करते हैं, सिग्मा d नॉट एट ऑल, हम यूज़ करते हैं d स्क्वायर। मतलब यहाँ पे हमने 3 का स्क्वायर गलत ले लिया है एंड हमें लेना था 7 का स्क्वायर। माइंड इट वेरी वेल, हम d कहीं पे भी यूज़ नहीं करते हैं, हम उसका स्क्वायर यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स,
ये फ्रेंड्स फ्रेंड्स कहने के चक्कर में कहीं ये ना हो जाए कि आप मेरे को रोड पे मिलो तो हे दया कैसी है ऐसा करके मिलो। हाँ भाई, जस्ट जोकिंग। चलो तो देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें रॉन्ग वैल्यू ली हुई है 3 की और राइट वैल्यू है हमारी 7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है, हमको पुराना जो गलत वाला सिग्मा डी स्क्वायर है वो फाइंड करना है, और उसके लिए कुछ इस तरीके से करेंगे, फॉर्मूला रख देंगे। फॉर्मूला में हमारे पास सब कुछ है सिवा कि सिग्मा डी स्क्वायर। देख लो आर दिया हुआ है 0.5, 1 तो भाई क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, 6 भी वही रहेगा। सिग्मा डी स्क्वायर नहीं है मेरे पास, n है मेरे पास, और n है तो ऑब्वियसली n का स्क्वायर भी है। गॉट इट। मैं क्या करूँ, इस पूरे को इस साइड लाऊँ, मतलब 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990, और ये जो 0.5 है मैं उसको इस साइड ले जाऊँ, मतलब 1 माइनस 0.5। समझ रहे हो ना? ठीक है, 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर, इस साइड ये बचा क्या 0.5, और उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ ये 990 से। ठीक है, तो सिग्मा डी स्क्वायर मिल गया मेरे को 990 इंटू 0.5, 990 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 6, 0.5 इंटू 990 डिवाइड बाई 6, तो मेरे को ये मिल गया सिग्मा डी स्क्वायर दैट इज 82.5। ठीक है, गॉट इट? समझ में आए सारे स्टेप्स? ओके पक्का ना? आगे बढ़ते हैं। सिग्मा डी स्क्वायर मिल गया, बट ये सिग्मा डी स्क्वायर गलत वाला है कि जिसमें हमने ना 3 का स्क्वायर लिया था, जो लेना था हमको 7 का स्क्वायर। सो हम अब इसको करेक्ट करेंगे। सो करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर। करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपने 11th में ऐसे सम्स किए हैं इफ यू रिमेंबर। गलती हो गई, देखो ये प्लस नहीं करना था, माइनस करना था। राइट वाला प्लस करना है, रॉन्ग वाला माइनस करना है। रुक जाओ। यस, तो ये प्लस को मैंने कर दिया माइनस, जो गलती मेरे से हुई थी मैंने सुधार ली। मेरे को करना था रॉन्ग डी स्क्वायर को माइनस और राइट डी स्क्वायर को प्लस। सो डी स्क्वायर मेरे को मिला था 82.5 एंड रॉन्ग डी स्क्वायर मेरा था 3 का स्क्वायर, एंड राइट डी स्क्वायर जो है वो मेरा है 7 का स्क्वायर। एंड देन आफ्टर मुझे करना है 82.5 में से -9 प्लस 49 मीन्स 40 को ऐड करना है। सो 82.5 प्लस 40 करूँ तो 122.5 हो जाएंगे। यस, 122.5। देन आफ्टर मुझे जैसे अपने ओरिजिनल आर फाइंड करते हैं वैसे कर लेना है। दैट इज़ आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर, बट इस बार अपने सिग्मा डी स्क्वायर जो लेंगे वो करेक्टेड लेंगे। सो यहाँ पे हमको मिलेगा करेक्टेड आर। ठीक है, और यहाँ पर भी हमको करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर लेना है। 1 माइनस 6 इंटू 122.5 अपॉन एन था हमारा 10, सो इधर आ जाएगा 99। 1 माइनस 6 इंटू ये आ जाता है 735 एंड ये डिवाइड बाय 990, ये कर लो 1 माइनस, दोनों का डिवीजन कर लो तो आता है 0.74 एंड 1 माइनस 0.74 दैट इज़ 0.26। क्लियर? सो इन दोनों का जो करेक्टेड वैल्यू है सिग्मा डी स्क्वायर का, उससे हमने करेक्टेड वैल्यू ऑफ आर फाइंड किया, दैट इज़ हमको 0.26 मिला। तो फ्रेंड्स देखो कि हमने सबसे पहले क्या किया, मैं एक बार फिर से आपको पूरी प्रोसीजर बता देती हूँ। हमको यहाँ पर दिया हुआ था n और हमको दिया हुआ था r, और हमको बोला था कि d जो है हमने 3 ले लिया जो कि गलत है, हमको लेना था 7, राइट। तो पहले
फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आर वाली फार्मूला रखी और सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड कर लिया। सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड करने के लिए कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स आपको फॉलो करने थे। मैंने वेरी सिंपल स्टेप में आपको बताया। पहले मैं पूरा इस साइड इसको ले जाती हूँ, सिग्मा डी स्क्वायर वाला पूरा मैं यहाँ पर ले आई और 0.5 जो है वो वहाँ पे गए तो साइन चेंज हो गई। ये पूरा माइनस था तो ये वाला पूरा स्टेप प्लस हो गया, और ये प्लस था तो ये वाला पूरा स्टेप माइनस हो गया। देन आफ्टर मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। 990 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गए और जो 6 इधर मल्टीप्लिकेशन में था वो डिवीजन में चला गया। तो ऐसे कुछ स्टेप्स करके मेरे को सिग्मा डी स्क्वायर मिल गया और वो मुझे मिला 82.5। देन आफ्टर मुझे क्या करना था, करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड करना था। तो सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, तो रॉन्ग जो मेरा डी स्क्वायर मैंने ले लिया था उसको मैंने माइनस कर दिया, मतलब उसमें से निकाल दिया, और जो मुझे राइट लेना था उसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरा n तो अभी 10 ही रहा, उसमें कोई छेड़छाड़ मैंने नहीं करी। जो मेरा गलत वाला था बस मैंने उसको एक्सक्लूड कर दिया और जो राइट वाला था उसको मैंने इंक्लूड कर दिया। सो अब क्या करना है कि राइट वाले को मैंने इंक्लूड कर दिया, तो टोटल करके लास्टली मेरे को मिल गया 122.5। और फिर मैंने क्या किया, 122.5 रख के नया करेक्टेड सिग्मा करेक्टेड आर जो है वो फाइंड कर लिया। करेक्टेड आर का फॉर्मूला वही रहेगा, खाली वैल्यूज़ हमें करेक्टेड रखनी होती हैं और कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, सो आई होप कि मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए मतलब खड़ी उतरती हूँ। फिर भी आपको अगर एक्सप्लेनेशन में नहीं समझ में आता तो आप मुझे बता दो। अगर आपको समझ में आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।